हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम ग्रामर का टॉपिक टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो टेंसेस की क्लास है ये न केवल 10th के लिए, 10th 9th 11th 12th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या कॉलेज की प्रिपरेशन करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें हमारा खुद का असेसमेंट भी मिल जाएगा कि हमारी क्लास कैसी बन रही है, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये करना न भूलिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक टेंसेस। और टेंसेस हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा से टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। तो आप ध्यान से अटेंटिव होके बिल्कुल पूरा ध्यान इसमें लगाइए और टेंसेस को समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन क्या होती है टेंसेस की। टेंसेस की डेफिनेशन होती है, देखिए, ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो द पर्टिकुलर टाइम, विच शो द पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम इन विच ए स्पेसिफिक इवेंट इज टेकिंग प्लेस। टेंस क्या होती है? फॉर्म ऑफ वर्ब होती है भाई। वर्ब की जो फॉर्म होती है उसी को क्या कहा जाता है? टेंसेस। उसको टेंसेस कैसे कहा जाता है? क्योंकि ये जो वर्ब होती है ना, यही सेंटेंस में शो करती है कि काम किस टाइम में हुआ है, काम किस टाइम में हुआ। जैसे देखिए, रोहित इज ए गुड डॉक्टर। ये सेंटेंस है। अब इसमें टाइम कौन सा है, किससे पता चल रहा है आपको? रोहित से पता चल रहा है, ए गुड डॉक्टर से पता चल रहा है, या इस इज से पता चल रहा है? नहीं तो रोहित से पता चल रहा है, रोहित तो सब्जेक्ट है, ए गुड डॉक्टर ये कॉम्प्लीमेंट है, और वर्ब कौन सी है? ये है इज। इससे ही पता चल रहा है कि रोहित एक अच्छा डॉक्टर है। यानी काम, ये जो स्टेट बताई जा रही है प्रेजेंट टाइम की स्टेट है। क्या है ये? प्रेजेंट टाइम की। इसको हम अगर वॉज कर दें, इसको अगर हम क्या कर दें? वॉज, तो रोहित अच्छा डॉक्टर था, रोहित अच्छा डॉक्टर था। और इसी वॉज को हम क्या कर दें? विल बी, विल और बी, तो ये हो जाएगा होगा या बनेगा। तो विल फ्यूचर को शो करेगा और ये बी बनने की फॉर्म है। रोहित अच्छा डॉक्टर बनेगा या होगा। तो देखो, तीनों में है तो हमने इज फॉर्म यूज की, था तो हमने वोज फॉर्म यूज की, और होगा तो हमने विल प्लस बी फॉर्म यूज की। यानी क्या चेंज किया हमने? वर्ब को चेंज किया। और ये वर्ब भी क्या बता रही है? उस टाइम को बता रही है जब कोई एक्शन होता है या कोई स्टेट बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ब इज द पिवटल और सेंट्रल पार्ट ऑफ द टेंसेस। जो वर्ब होती है वो टेंस का पिवटल और सेंट्रल, पिवटल और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय या मुख्य भाग होता है। वर्ब किसका मुख्य भाग होता है? टेंसेस का मुख्य भाग होता है। अगर आपको टेंसेस अच्छे से सीखने हैं तो वर्ब पे आपको कमांड बनानी होगी अपनी। यानी अगर वर्ब आपको अच्छे से आती है तो टेंसेस भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। अब नीचे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें डिवाइडेशन किया है वर्ब का। वर्ब का डिवाइडेशन तो बहुत तरीकों से हो सकता है भाई। वर्ब के टाइप अलग अलग तरीकों से किए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वर्ब होती है दो टाइप की, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। और भी टाइप में देखें तो वर्ब एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट क्या होती है?
ये जो वर्ब होती है ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये टेंस के आधार पे होती है। जिन वर्ब में टेंस होता है वो तो फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं, और जिन वर्ब में टेंस नहीं होता वो क्या कहलाती हैं? नॉन फाइनाइट। जिनमें टेंस होगा वो फाइनाइट, जिनमें टेंस नहीं होगा वो नॉन फाइनाइट। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का ये जो वर्गीकरण है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसी वर्ब्स जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट, उनको तो बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। हिंदी में इसको बोलते हैं सहकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहकर्मक क्रिया। दोबारा से लिख रहा हूं, ये जो वर्ब है इसके टाइप ट्रांजिटिव और ये है इनट्रांजिटिव। तो जिनके बाद में, जिन वर्ब्स के बाद में क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट, वो तो कैसे कहलाएंगे? ट्रांजिटिव, या हिंदी में बोलते हैं इनको सहकर्मक। जिन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स या अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, और इनको कहा जाता है सहकर्मक क्रिया। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट का देखा था, वो टेंस के अकॉर्डिंग था। TENS, टेंस। जिन वर्ब में टेंस होगा वो तो फाइनाइट कहलाएंगे, और जिन वर्ब में टेंस नहीं होगा वो कहलाएंगे नॉन फाइनाइट। जो टेंस को शो करेंगे वो तो फाइनाइट, और जिन टेंस को नहीं शो करेंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अभी आगे टेबल लिखी हुई है, इसमें देखें हम कौन कौन सी फॉर्म फाइनाइट होती है, कौन कौन सी नॉन फाइनाइट होती है। एक तरीका होता है वर्ब्स के डिवाइडेशन का, क्लासिफिकेशन का, कंटिन्यूस। कैसा? कंटिन्यूस के आधार पे। जिन वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म बनाई जा सकती है उनको तो बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म्स वर्ब्स, और जिनकी नहीं बनाई जाती है उनको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। यानी जिनमें आईएनजी जोड़ के क्या बनाई जा सके, नई वर्ब बनाई जा सके, उनको तो बोलते हैं कंटिन्यूस, और उसका सेंस भी होना चाहिए पूरा। जिनकी कंटिन्यूस नहीं बन सकते हैं उनको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस। डिवाइडेशन होते हैं किसके? वर्ब्स के। लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने डिवाइडेशन कौन सा किया है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि हमारे टेंसेज में यही हमारे यूज आएंगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जो कंटिन्यूस वाली बात है, आईएनजी वाली बात है, वो सारी मेन वर्ब में आ जाएगी, और ये हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगी। तो वर्ब का डिवाइडेशन हम किस अकॉर्डिंग देखेंगे? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है भाई? देखिए, मेन वर्ब इज द प्रिंसिपल वर्ब इन ए क्लोज सेंटेंस। इट डिनोट्स द एक्शन परफॉर्म बाय द प्राइमरी सब्जेक्ट इन ए कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? जो मेन वर्ब होती है ना, वो क्या करती है? कोई भी सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसके द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको शो करती है। जो एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा, उसको कौन परफॉर्म करती है? मेन वर्ब। ठीक है, अब यहां देखिए मैंने लिखा हुआ क्लोज ए सेंटेंस। क्या होता है भाई क्लोज ए सेंटेंस? क्या एक सेंटेंस में एक ही क्लोज होता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं? क्लोज की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो कैसे की जाती है? ठीक है, पता है किसी को आप में से? किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ क्या होती है मेन वर्ब, और कैसे होता है मेन वर्ब में क्लोज और सेंटेंस। जो क्लोज होता है ना, क्लोज, उसकी पहचान की जाती है जितने मेन वर्ब उतने क्लोज सेंटेंस में, या आपको जो भी लिख के दिया हुआ है उसमें जितने भी क्या होंगे मेन वर्ब, उनके अकॉर्डिंग क्या होंगे? क्लोज होंगे। क्या होंगे? क्लोज। और सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको ये साइन मिलता है, फुल स्टॉप का। कैसा साइन मिलता है? या तो फुल स्टॉप का साइन मिलेगा, या इंट्रोगेटिव साइन मिलेगा, या एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। ऐसा कोई साइन मिलेगा आपको किसके लास्ट में? सेंटेंस के लास्ट में। अब उस सेंटेंस में देखिए भाई, अगर एक ही मेन वर्ब है तो क्लोज भी कितना होगा? एक। और उस सेंटेंस में एक से ज्यादा मेन वर्ब है
तो उसके अकॉर्डिंग उसकी संख्या भी डिसाइड होगी। अगर दो क्लोज हैं, उसमें दो मेन वर्ब है तो दो क्लोज हो जाएंगे एक सेंटेंस में, एक ही मेन वर्ब है तो एक सेंटेंस में कितना क्लोज हो जाएगा, एक ही। तो नेमोनिक ट्रिक क्या होगी इसकी याद करने की, क्लोज की, जितने मेन वर्ब होंगे उतने ही क्लोज होंगे। एक सेंटेंस में जरूरी नहीं एक ही क्लोज हो, एक सेंटेंस में क्लोज की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मेन वर्ब ज़्यादा है तो क्लोज की संख्या भी क्या हो जाएगी, उसमें ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब मेन वर्ब की बात करते हैं पहले। मेन वर्ब की जो और फॉर्म्स होती है ना, मेन वर्ब की फॉर्म्स बताऊंगा आपको, पता होगा सबको आपको। एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, और एक होती है थर्ड फॉर्म। ग्रामर में इन फॉर्म्स के सबके नाम अलग अलग है भाई, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में पढ़ते हैं इनको, लेकिन इन सबके नाम अलग अलग हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, उसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है ना जिसे हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, दो। एक तो जिसको बोला जाता है बेस फॉर्म, और एक होती है बेस फॉर्म प्लस एस और ई एस। बेस फॉर्म में क्या ऐड होता है, बेस फॉर्म प्लस एस ई एस। बेस फॉर्म में क्या ऐड हो जाएगा, एस और ई एस। जिसे हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो बेस फॉर्म होती है और दूसरी बेस फॉर्म में क्या ऐड हो जाता है, एस और ई एस। अब ये बात समझने के लिए आपको थोड़ा सा और घूमना पड़ेगा। एक बार देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस में एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट। क्या होता है, एग्रीमेंट। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा जाता है, और ये अलग से टॉपिक भी है आपके ग्रामर में, और 10th क्लास में तो अलग से है ये, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अलग से आता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है ये, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके बाद में आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। बस ये सीधा सा रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सीधी बात है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ जो वर्ब की फॉर्म है, जो मेन वर्ब होती है उसकी कितनी फॉर्म होती हैं। अगर मेन मेन पढ़े ना तो मेन तो तीन ही फॉर्म होती है, एक तो बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये होती है। इसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इस रूप में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने यहाँ ग्रामर के अकॉर्डिंग जो टर्मिनोलॉजी चलती है इनकी, जो ग्रामर के अकॉर्डिंग इनके नाम हैं वो लिखे हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में ग्रामर के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है भाई, हम कैसे याद रखते हैं उसको वो नहीं पूछा जाता। तो देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके मैंने दो पार्ट बताए आपको, एक बेस फॉर्म होती है और एक एस सी एस फॉर्म होती है। जो बेस फॉर्म होती है ना वो हमेशा प्लूरल होती है भाई, क्या होती है, हमेशा प्लूरल। और इसका यूज प्लूरल है तो आपको पता होगा कैसे सब्जेक्ट के साथ होगा। प्लूरल अगर सब्जेक्ट आएगा तो हम इस वाली कॉलम की जो वर्ब्स होंगी ना उनका यूज करेंगे, बेस फॉर्म का। किसका यूज करेंगे, इस वाली बेस फॉर्म का। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जो बेस फॉर्म है उसमें एस और ई एस ऐड करके क्या करेंगे, ये वाला कॉलम यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें पास्ट टेंस में बताना है, किसमें, पास्ट टेंस में, तो ये वाला कॉलम यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो ये वाला कॉलम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का। और कंटिन्यूस टेंस में अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगा के ऐड करना है तो हम ये वाला कॉलम यूज करेंगे। अब देखिए, वर्ब तो जो हम पढ़ते हैं वो तीन ही होती है, ये और ये दोनों एक ही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसके दो पार्ट हो गए, ये प्लूरल है और ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ये पास्ट फॉर्म है, ये क्या है, पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म होती है उसका ग्रामर में नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। और जो ये बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, इसमें क्या ऐड करके, आईएनजी ऐड करके, क्या ऐड करके, आईएनजी ऐड करके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई जाती है, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है। तो सीधे तौर पे तो कितनी फॉर्म हो गई, सीधे तौर पे कितनी फॉर्म हो गई हैं वर्ब की, तीन फॉर्म।
बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब इनमें थोड़ा चेंजेस करें। जो बेस फॉर्म होती है वो तो केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब लगानी होगी तो जो बेस फॉर्म है उसमें एस या ई एस ऐड करके वर्ब को क्या बनाएंगे, सिंगुलर। जो फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो हमेशा प्लूरल होती है भाई, क्या होती है, हमेशा प्लूरल। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, या तो एस ऐड किया जाता है या ई एस, या तो एस ऐड करते हैं या ई एस, तब ये बन जाती है फॉर्म कौन सी, बेस फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये पास फॉर्म होती है, क्या होती है, पास फॉर्म जिसे हम सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं, और ये पास पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। और बेस फॉर्म में ही अगर हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या बन जाएगी, आईएनजी फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा जाता है। ये नाम याद रखना है, यहाँ पे जो लिखे हैं ना ये नाम आपको याद रखने हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या रखते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन ये वाले जो नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। बेस फॉर्म प्लूरल, बेस फॉर्म सिंगुलर, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, ओके। अब देखिए इंग्लिश में बी वाली जो वर्ब होती है, ये बी वाली वर्ब, इसको छोड़ के, बी वाली वर्ब को छोड़ के जितनी भी वर्ब होते हैं ना, उनका नंबर 5 ही होता है। 5 का मतलब वर्ब फॉर्म में डिवाइड करेंगे ना, वैसे तो 3 होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये वाली थर्ड फॉर्म। मेन तो यही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये हमने आगे लिख दिया, ये सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग दो हो जाते हैं, इसके डिवाइड हो जाते हैं पार्ट, और इस बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करके क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जितनी भी वर्ब होंगी ना उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फॉर्म बनती है, और जो वर्ब्स होती हैं उनकी 5 फॉर्म ही बनती है। जैसे गो वर्ब देखो, गो की बेस फॉर्म जो प्लूरल होती है वो तो गो होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें एस ई एस ऐड के क्या बन जाएगी, वो गोज। गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन, और फिर गो में ही हम आई एन जी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग। तो ये कितनी फॉर्म होती है, ओनली 5 किसी भी वर्ब की। लेकिन इनमें से एक्सेप्शन है बी। बी की जो वर्ब होती है ना वो क्या है, एक्सेप्शन है। बी की वर्ब इसमें, जो बी की फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म, इसकी कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं भाई, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए आप फॉर्म चेक कीजिए, फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ ऐसे मान लीजिए, कितनी फॉर्म बन रही है सब वर्ब्स की, 5 फॉर्म बन रही है। कितनी बन रही है, 5 फॉर्म, और इनका नंबर भी काउंट कर लीजिए, गो 1 2 3 4 5, फॉर्म भी 5 हैं, और इनका नंबर भी कितना है, 5। और जो वर्ब्स होती है ना उनका नंबर भी 5 होता है, और फॉर्म भी कितनी होती है, 5। लेकिन बी में ऐसा नहीं है। बी में काउंट कीजिए, ये जो बेस फॉर्म का कॉलम है जो प्लूरल होती है इसमें 2 हैं, 1 2। फिर जो सिंगुलर का कॉलम है उसमें भी 2 हैं, 1 और 2। पास्ट टेंस में भी देखिए 1 और 2, कितनी होगी, 6। तो ये हुई एक 7 और एक 8। बी अकेली ऐसी फॉर्म है जिसकी फॉर्म तो 5 ही होती हैं, लेकिन उनका नंबर कितना होता है, 8। ये नंबर बढ़ कैसे गया, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी बी की प्रेजेंट टेंस में कितनी फॉर्म होती हैं, 4। प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, इसमें कितनी फॉर्म है इसकी, 4। बी खुद तो क्या है इसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट नीचे दी हुई आर, ये प्लूरल वाली है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होंगी ये। इज सिंगुलर के लिए यूज होती है, और एम जो वर्ब होती है, एम हेल्पिंग वर्ब, वो आई नाम के सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। किसके साथ यूज होती है, वो आई नाम के सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद में पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस में भी बी एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसकी पास्ट टेंस में 2 फॉर्म होती हैं नंबर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर और प्लूरल। वोज तो इसकी सिंगुलर फॉर्म है और वर्ब इसकी प्लूरल फॉर्म है। आगे सिस्टम वैसा ही, थर्ड फॉर्म होती है बीन और आईएनजी फॉर्म होती है बीन। तो इस बी पे आपको इस विशेष ध्यान रखना है। क्या रखना है, इंग्लिश में जितनी भी वर्ब्स होती है उनकी फॉर्म तो 5 ही होती हैं, फॉर्म भी 5 होती हैं, और उनका नंबर भी कितना होता है, 5।
लेकिन बी एकमात्र ऐसी वर्ब की फॉर्म है जिसका नंबर, जिसके फॉर्म तो 5 होते हैं लेकिन नंबर कितना होता है, 8। और ये नंबर 8 कैसे बढ़ गया, क्योंकि इसकी देखो प्रेजेंट टेंस में भी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग 3 फॉर्म है और पास्ट में भी 2 फॉर्म है, इसके कारण इसका नंबर बढ़ गया है, तो ये याद रखना। फिर डू, अब डू में चेक कर लीजिए, इसकी फॉर्म भी 5 होंगी और नंबर भी 5 आएगा। बेस फॉर्म इसकी होती है डू, 1 होगी। सिंगुलर फॉर्म होती है इसकी डज, 2 होगी। पास्ट फॉर्म होती है डिड, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ में कौन सी आएगी, डिड। लेकिन बी में ऐसा नहीं है, बी में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वो हो जाएगी पास्ट टेंस में, और प्लूरल होगा तो वर आएगी। ठीक है। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है डूइंग। नेक्स्ट, हैव की फॉर्म्स भी चेक कर लीजिए। हैव की बेस फॉर्म खुद हैव होती है, इसकी सिंगुलर बेस फॉर्म हैज होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं वो हैड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, और हैव में आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी वो, हैविंग। तो इस प्रकार से ये जो सारा सिस्टम होता है सभी वर्ब्स में होता है। आपको सभी वर्ब्स के साथ मेन किस पे ध्यान देना है, बी वाली जो फॉर्म है इस पे ध्यान देना है, इसको ढंग से आपको रट ही लेना है। बी इसकी क्या होती है, नॉन फाइनाइट बेस फॉर्म होती है। आर इसकी फाइनाइट प्लूरल बेस फॉर्म होती है। इज इसकी फाइनाइट सिंगुलर बेस फॉर्म होती है। और एम इसकी आई के साथ यूज होने वाली बेस फॉर्म होती है। ठीक है। फिर पास्ट टेंस में भी इसकी 2 हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वोज यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वर यूज होगी। ओके। और आगे का सिस्टम वैसे ही है, बीन है, बीइंग है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आगे जो मेन वर्ब का हमारा काम पूरा हो गया है, जो टेंस में हमें हमारे काम आएगा वहां तक का हमने मेन वर्ब का काम पूरा कर लिया। अभी टेंस स्टार्ट नहीं की हमने, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं टेंस को सीखने के लिए जो जो जरूरी हैं, जो टर्मिनोलॉजी होगी जो यूज होंगी टेंस में वो। अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के भी 2 टाइप हैं, पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को ऑक्सिलरी भी बोला जाता है भाई, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी भी क्या होती है, सहायक क्रिया ही होती है, और ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, सहायक क्रिया ही होती है हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज 2 टाइप है। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस बताने से पहले इनमें क्या सिमिलरिटी है क्या समानता है वो बता देता हूं मैं आपको। हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा किससे पहले यूज होंगी, मेन वर्ब से पहले। कहां पे यूज होंगी, मेन वर्ब से पहले। ऐसे हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चाहे प्राइमरी हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो। ठीक है, ये बात कंफर्म, ये एक सिमिलरिटी होगी इनकी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मॉडल हो, मॉडल वाली हो या चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों का काम क्या होता है, टेंस को शो करना। किसको शो करना, टेंस को, टेंस को शो करेंगे। ठीक है। और जो वीपी होती है वर्ब फ्रेज, वीपी, वीपी यानी वर्ब फ्रेज, उसमें ये 1 नंबर पे आएंगी, फर्स्ट नंबर पे। कहाँ पे आएंगी, फर्स्ट नंबर पे आएंगी ये वीपी में, वर्ब फ्रेज में। इनके बाद में होगी मेन वर्ब। ठीक है, पहले आएंगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे नंबर पे आएंगी मेन वर्ब। और अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब दी हुई है, आपको ये बात भी याद रखना आप, किसी सेंटेंस में अगर आपको एक ही मेन वर्ब दी, एक ही वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब नहीं वर्ब, ऐसे देखना पहले, एक ही वर्ब दी हुई है किसी भी सेंटेंस में, एक ही वर्ब दी है, तो वो खुद ही क्या होती है, मेन वर्ब होती है। वो क्या कहलाएगी फिर, वो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वो मेन वर्ब। और 2 हेल्पिंग वर्ब दी हैं या 2 से ज्यादा दी हैं आपको, ऐसे 2 वर्ब हैं, ये पूरी वर्ब फ्रेज कहलाएगी। जहां जहां वर्ब होंगी ना
एक साथ में, वो पूरी वीपी कहलाती है। क्या कहलाती है वो? वीपी, वर्ब फ्रेज। तो अगर एक आई है वर्ब, वर्ब फ्रेज में एक वर्ब आई है तो खुद ही क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। लेकिन दो आई है तो पहले वाली तो क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट वाली मेन वर्ब। ठीक है। तीन आई है ऐसे वर्ब, तीन आई है तो वही फर्स्ट वाली एंड सेकंड वाली तो क्या हो जाएंगी? एच वी, और लास्ट वाली क्या हो जाएगी? एम वी। ऐसे ही तीन से ज्यादा भी आ सकती हैं। ऑक्सिलरी का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑक्सिलरी 0 to 4 प्लस मेन वर्ब। यानी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब 0 से लेके 4 तक हो सकती है। 0 का मतलब न हो, हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सेंटेंस में, उसका मतलब है 0। फिर 0 से आगे क्या आता है? 1 2 3 4। तो किसी सेंटेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 4 भी। ये सबसे बड़ी वीपी बनती है इंग्लिश में, जिसमें 4 तो हेल्पिंग वर्ब आए और एक साथ में क्या है उनके? मेन वर्ब। ठीक है। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब कितनी हो सकती है? 0 से लेके 4 तक। 0 का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में, ओनली क्या दी हुई है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वो क्या होगी फिर उसमें? मेन वर्ब। ठीक। और 0 के अलावा हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है? एक हो सकती है। देखिए मैं ऐसे बना रहा हूं, HV1, ये तो आ गई सीधी मेन वर्ब। एक फ्रेज तो ये बन गई, एक है, एक हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसमें एक क्या आ गई? मेन वर्ब। दो बन गई, आप लिख लेना इनको साइड में। फिर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए और एक आ जाए मेन वर्ब। मेन वर्ब सब में लिखनी है आपको लास्ट में। दो हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब। और लिख रहा हूं आगे मैं, तीन हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तीन हेल्पिंग वर्ब और एक क्या आ जाए उसमें? मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी होगी? तीन, और मेन वर्ब आ गई उसमें चार आ जाए। HV1, HV2, HV3, HV4, और ये लास्ट में आ जाएगी मेन वर्ब। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन लास्ट वाली हमेशा क्या कहलाती है? मेन वर्ब। लास्ट वाली क्या कहलाती है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की पहचान आप किससे करेंगे? मेन वर्ब होता है ना, उसी में एस ऐड होता है, उसी में ES ऐड होता है, उसी में ED ऐड होता है। ठीक है। उसी में ING ऐड होता है। तो ये दिखे आपको ED वाली, SES वाली, ING वाली, तो वो तो होती है मेन वर्ब। और उसके अलावा अभी हम ये पढ़ेंगे अभी, ये सारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, समझ जाएंगे आप। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सिलरी की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, HV0 to 4 प्लस मेन वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आई हो, किसी में दो आई हो, किसी में तीन आई हो, किसी में चार आई हो, लेकिन मेन वर्ब हर सेंटेंस में होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो वो क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। सिंगल वर्ब दी हुई है तो वो क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इनमें सिमिलरिटी बता रहा था, साथ में आपको वो फॉर्मूला भी बता दिया। सिमिलरिटी ये होती है कि ये दोनों किसके पहले यूज होती हैं? अभी देखा आपने सारे फॉर्मूले बनाए, उनमें मेन वर्ब तो लास्ट में आ रही है और हेल्पिंग वर्ब इनसे पहले आ रही है। और एक बात और सुनिए, इनमें ये 0 से 4 लिखा है ना हेल्पिंग वर्ब, 0 से 4। 0 नहीं है तो, है नहीं तो वो खुद ही क्या हो जाएगी? जो भी वर्ब दी होगी वो मेन वर्ब हो जाएगी। लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब दी है और एक मेन वर्ब दी है तो ये फाइनाइट होगी हेल्पिंग वर्ब। अगर दो दिए हैं हेल्पिंग वर्ब तो शुरू वाली तो फाइनाइट होती है, बाकी सारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब नॉन फाइनाइट। ऐसे तीन दे रखी हैं हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में एक मेन वर्ब दे रखी है, तो ये पहली वाली तो फाइनाइट और ये वाली नॉन फाइनाइट। ठीक है। ऐसे चार दे रखी हैं तो शुरू वाली तो क्या हो जाएगी? फाइनाइट, और ये तीनों नॉन फाइनाइट। लास्ट में मेन वर्ब तो फाइनाइट होती है हमेशा। आ रही है ना बात समझ में? चलिए अब देखिए इनका डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, ये डेफिनेशन देखिए। वर्ब्स विच कैन फंक्शन बोथ एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आर कॉल्ड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जो फंक्शन कर सकती हैं, काम कर सकते हैं, कौन सा, बोथ, बोथ नहीं होता है दोनों, हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती हैं और मेन वर्ब का काम भी कर सकती है, उन वर्ब्स को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। क्या बात समझ में आई? ये नीचे जो ये टेबल लिखी हुई है ना, प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे जो टेबल लिखी हुई है इसमें देखिए, जो डू होता है, डू बेस फॉर्म होती है। ये डू हमने अभी ऊपर मेन वर्ब में भी पढ़ा है, देखिए डू को यहाँ मेन वर्ब में भी पढ़ा है, बी को भी पढ़ा है, हैव को भी पढ़ा है, तो दोनों फंक्शन कर रही हैं, कर रही हैं कि नहीं भाई? इस टेबल में हमने इनको किस प्रकार से पढ़ा, मेन वर्ब के रूप में, और नीचे वाले टेबल में हम इनको पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इस वाले टेबल में किसके रूप में पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये इनकी परिभाषा है, ऐसी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो क्या करें, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करें और मेन वर्ब का भी काम करें, उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहा जाता है उनको, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, कैसे डिसाइड होगा भाई? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आप सही से लिख लेना। ही, एक मिनट, इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। चलिए मैं थोड़ा वो पोर्ट्रेट मोड में लिखता हूं, सही नहीं लिखा जा रहा। ही इज ए टीचर, ये सेंटेंस है। इसमें देखिए ये इज क्या है भाई, इस सेंटेंस में सिंगल वर्ब है, इसके न तो पहले न आगे, और कोई वर्ब नहीं है, तो ये खुद ही क्या है, इसमें मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में किसके रूप में यूज हुई है, मेन वर्ब के रूप में। अगला देखिए, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब इसमें देखिए इज दी हुई है, ऊपर वाले में भी है इज, लेकिन ऊपर वाले में जो इज है वो क्या है, मेन वर्ब है, और नीचे वाले में जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। कैसे है, क्योंकि इस इज के बाद में क्या दे रखा है आपको, ये टीचिंग मेन वर्ब दे रखी है, तो मेन वर्ब तो ये टीचिंग है और ये इज क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे तो ये दोनों वर्ब तो सेम ही है, इज, लेकिन सेंटेंस में इसका क्या हो गया, फंक्शन चेंज हो गया। ऊपर वाले में ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है और नीचे वाले में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है। तो अंतर समझ में आया आपको, अंतर समझ में आया? ओके, ऐसा ही ये सारी फॉर्म्स हैं, ये यूज हो सकती हैं। डू भी ऐसे यूज हो सकता है, बी की फॉर्म भी ऐसे यूज हो सकती हैं, बी की तो बताई दी, और सारी भी ऐसे यूज हो सकती हैं। हैव की भी ऐसे यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाली जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी के नीचे लिखी हुई हैं ये वर्ब्स होती हैं, ये दोनों तरह के फंक्शन कर सकती हैं, मेन वर्ब का फंक्शन भी कर सकती हैं और एचवी का भी फंक्शन भी कर सकती हैं। मेन वर्ब कब होंगी, जब ये सेंटेंस में अकेले ही होंगी, सिंगल यूज है इनका, इनके आगे और कोई है मेन वर्ब नहीं मिलेगी आपको, तब तो ये क्या है, मेन वर्ब। और इनके आगे आपको और कोई मेन वर्ब मिले, क्या मिले आगे, कोई मेन वर्ब, तब ये क्या कहलाएंगी, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये होती कौन कौन सी हैं, आपने पढ़ ली हैं मेन वर्ब्स में। डू बेस फॉर्म तो क्या होती है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है ये, और इसका सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म क्या होती है डू की, डज। और आई जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म कौन सी यूज होती है, एम। वैसे ही इसको न तो क्या माना गया, एम को सिंगुलर, और न ही प्लूरल, बीस का माना गया जिसके साथ आई सब्जेक्ट यूज होगा। लेकिन डू के साथ में इसका फंक्शन चेंज हो जाता है, डू को प्लूरल मान रहे हैं और आई के साथ डू हो रहा है, तो आई को क्या मान लिया इस टेंस में, है प्रेजेंट टेंस ही,
डू को क्या मान लिया है, प्लूरल, और इसका पास्ट होता है डिड। वैसे ही हैव बेस फॉर्म है, क्या है, हैव बेस फॉर्म, इसका सिंगुलर होता है हैज, और आई जो सब्जेक्ट होता है उसको प्लूरल मान लिया तो उसके साथ क्या आएगी फिर, हैव, और इसकी हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड। ठीक है, आगे चलते हैं। बी, बी बेस फॉर्म है लेकिन ये नॉन फाइनाइट है, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है आर, सिंगुलर फॉर्म होती है इज, और आई के साथ यूज होता है इसका एम। अब बी के लिए पास्ट में भी दो फॉर्म है, सिंगुलर में तो यूज होता है वॉज और प्लूरल में यूज होता है वर। ठीक है, तो इनका टोटल नंबर, डू को दो बार काउंट नहीं करना भाई, हैव भी दो बार लिखा है, इसको दो बार काउंट नहीं करना, बी को छोड़ना है हमें, क्या करना है, बी को छोड़ना है, उसके बाद में काउंट करेंगे तो इनका नंबर कितना आएगा, 11। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, 11, 11 होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, 11, और ये सारी जो 11 होती हैं ये फाइनाइट होती हैं। फाइनाइट का मतलब ये टेंस को शो करती हैं। इसके बाद में अब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी हैं तो इसका मतलब ये दो काम तो करेंगे, दो कौन से काम, सिमिलरिटी बताओ, उधर प्राइमरी के भी दो काम बताओ और इनके भी दो काम, कि ये क्या होंगी। सबसे पहले तो मेन वर्ब से पहले यूज होंगी, मेन वर्ब से पहले यूज होंगी, ये पहला तो ये है, और दूसरा किसको शो करेंगी, टेंस को शो करेंगी। लेकिन जो मॉडल होते हैं उनमें कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है इसमें, ये मूड को भी शो करती हैं, किसको शो करती हैं, मूड को भी शो करती हैं। जैसे मूड इन क्या होता है, मनोवृत्ति, स्टेट, कि कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी बात बोली जा रही है तो उसमें मूड क्या है, कहने की मनोवृत्ति क्या है, क्या है। जैसे आप परमिशन मांगते हैं तो मे मॉडल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मे से क्या मूड शो होता है, परमिशन का। आप कोई काम को करने की बात करते हैं तो कैन का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उस कैन में क्या है, ये मूड है, किसी काम को कर सकने का एबिलिटी का मूड है। आपको कोई चीज बाध्यता से बताई जाए या अनिवार्य रूप से करनी है, उसके लिए मस्ट यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इस मस्ट में कंपल्सन का जो मूड है वो इंक्लूड है। तो मॉडल ऑक्सिलरी होती है टेंस के साथ में क्या शो करती हैं, मूड भी शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो तो दोनों फंक्शन कर सकती हैं, दोनों कौन कौन से, मेन वर्ब का फंक्शन भी कर सकती हैं वो, और हेल्पिंग वर्ब का भी फंक्शन कर सकती हैं। लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ये केवल ओनली फंक्शन एज ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, ये केवल हेल्पिंग वर्ब्स ही हो सकती हैं, मेन वर्ब नहीं होती है। इनमें कुछ बन जाती हैं, नीचे लिखा है ना ये सेमी मॉडल्स, ये वाले नीचे वाले, ये मेन वर्ब भी होते हैं, लेकिन फुल में हम समझ रहे हैं कि जो मॉडल होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होते। तो जब मॉडल पढ़ेंगे हम तब और ढंग से समझेंगे इनको अलग करके कि कौन कौन सी फॉर्म्स, तो वर्ब्स ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनकी केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहती हैं, और कौन कौन सी फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन कर सकती है। ठीक है, यानी ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होंगी ये हमेशा किसका फंक्शन करेंगी, हेल्पिंग वर्ब का। किसका फंक्शन करेंगी, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, अब देखते हैं मॉडल कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग लिखा है, कैन, कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, विल का पास्ट होता है वुड, सेल का पास्ट होता है शुड, मस्ट का पास्ट नहीं होता, नीड का भी पास्ट नहीं होता, डेयर का भी पास्ट नहीं होता, ओट, दो मॉडल ऐसे हैं इसमें, बाकी सब सिंगल हैं लेकिन दो मॉडल ऐसे हैं जिनके साथ में टू आता है, ओट टू एंड यूज टू। ओट टू का भी पास्ट नहीं होता, और जो यूज टू है उसका प्रेजेंट नहीं होता। एक बार दोबारा से कीजिए, देखिए कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, विल का पास्ट होता है वुड, सेल का पास्ट होता है शुड, मस्ट का पास्ट होता नहीं, नीड का पास्ट होता नहीं, देयर का पास्ट नहीं होता, ओट टू का भी पास्ट नहीं होता, और जो यूज टू है लास्ट वाला उसका केवल पास्ट होता है, उसका प्रेजेंट नहीं होता। अब नीचे ये जो लिखे हैं नीड से लेके और यूज टू तक, ये होते हैं सेमी मॉडल्स। क्या होते हैं ये, सेमी मॉडल्स। और ऊपर वाले जो बच्चे हैं मस्त तक, ये होते हैं प्राइमरी मॉडल्स। ठीक है,
और इनका नंबर होता है 13। 11 हमारी क्या थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और 13 हमारी है मॉडल ऑक्सिलरीज। इन टोटल को मिलाएंगे तो फाइनाइट ऑक्सिलरी कितनी हो जाएंगी, 24। इन 24 ऑक्सिलरी का यूज किसमें होता है, टेंस में। किसमें होता है, टेंस में। टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, टेंस के जो फॉर्म्स होती हैं, वो बनाने में किनका यूज किया जाता है, इन दोनों प्रकार की जो वर्ब हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का और मॉडल ऑक्सिलरीज का, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टेंस की क्लास, जो टेंस के बेसिक्स हैं, वो समझने के लिए मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। और अब इसके बाद में अगली क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट भी कैसे करेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब कि सिंपल जो असर्टिव सेंटेंस होगा उनमें कैसा स्ट्रक्चर होगा, कब एस लगाएंगे, कब ई एस लगाएंगे, वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाएंगे, फिर नेगेटिव में स्ट्रक्चर कैसे होगा, डब्ल्यू एच में कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब में स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो सारा सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। गुड डे, गुड बाय, एंजॉय द क्लास।